यौम आजादी से ठीक एक दिन पहले श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों की मकामी लोगों के साथ मारपीट हो गई और मकामी लोगों ने तिरंगा परचम की मुखालफत भी की। इस दौरान दोनों तबकों में कहासुनी हुई और हल्की झड़प भी हो गई है। बाद में पुलिस ने मामले में दखल देकर के परचम कुशाई कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। श्रीनगर के बीचों बीच वाक़े लाल चौक में खासतौर से कारोबारी हब ये माना जाता है और कौमी परचम फहराने की कोशिश से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है वो मकामी नहीं है और ये लोग क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जब लोग लाल चौक पर क्लॉक टावर पर तिरंगा फहरा रहे थे तब मकामी लोग इसकी मुखालफत करने लगे और देखते ही देखते काफी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस ने कौमी परचम फहरा रहे लोगों को हिरासत में ले लिया और पूरे इलाके में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। तो श्रीनगर में लाल चौक जो कि काफी हसास इलाका माना जाता है, यहां कुछ लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कौमी परचम तिरंगा लेकर के और ये फहराना चाहते थे, लेकिन मकामी लोगों के साथ उनकी झड़प हो गई। बाद में पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया और वहां से हटाया क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं जम्मू कश्मीर में। यौम आजादी की तकरीब को देखते हुए और माहौल और ज्यादा न खराब हो इसको लेकर भी खास एहतियात बरती जा रही है और इस कोशिश को इसलिए भी नाकाम किया गया। हालांकि मकामी लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और जो लोग तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे, कौमी परचम लहराने की कोशिश कर रहे थे, वो मकामी नहीं थे। वो कौन थे, कहां से आए थे, अभी इसका इंकशाफ नहीं किया गया है सिक्योरिटी वजूहात से शायद, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और अपने साथ ले गई। तो कुछ लोग श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना चाह रहे थे, क्लॉक टावर पर वो लोग तिरंगा लगाना चाह रहे थे, लेकिन मकामी लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। यौम आज़ादी की कल तकरीब है और इसको देखते हुए खास एहतियात श्रीनगर में बरते जा रहे हैं। कल तक जो खास प्रोग्राम श्रीनगर में होगा, परचम कुशाई जो होगी, उसको देखते हुए पूरे श्रीनगर में अलर्ट रखा गया है, पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट रखा गया है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी लीडर प्रिया सेठी जी जुड़ गई हैं और उनसे हम बात करेंगे। साबिक वजीर भी रही हैं हुकूमत में, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की हुकूमत रही है इससे पहले, उनसे बात करेंगे। प्रिया सेठी जी, यही आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग चाहते थे कौमी परचम लहराएं लाल चौक पर, लेकिन मकामी लोगों ने एहतजाज किया, पुलिस को ले जाना पड़ा। कैसे आप इस पूरे मामले को देखती हैं, आपका रद्द-ए-अमल? बहुत बहुत दुख हुआ है ये देखकर कि जो एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और हर एक को राइट है एक नेशनल फ्लैग ट्राई कलर को उसको होस्ट करने का। ठीक है, मगर मैं मैडम ये यहाँ से आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि मैडम मैं आपसे यहाँ से सवाल पूछना चाहूंगा, जब आपको दुख हो रहा है, करने देना मुझे जी, मैंने यही से आपसे सवाल पूछा, जब आपको अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, पुलिस कैसे डिटेन कर सकती है? पुलिस उसको क्यों डिटेन करेगी? मुझे तो ये समझ नहीं आता, उनको क्यों नहीं पकड़ा? हुकूमत का 56 इंच वाला सीना कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट का 56 इंच वाला सीना, मोदी जी का 36 इस वक्त गवर्नर राज नाफिज है, फिर भी हमारा कौमी परचम श्रीनगर में लाल चौक पर क्यों नहीं लहराया जा सकता? यही तो दुख की बात है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना जो है वो अब आएगा, आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या होना और क्या नहीं होना। ये तो एक जो है मतलब बिज बिहारा में ISI के फ्लैग्स होते हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उनको उठाती नहीं है, गवर्नर जो है वो उठाता नहीं है वहाँ पर। मुझे तो अफसोस है इन चीजों के ऊपर कि यहाँ पे संज्ञान जो है जो गवर्नर है एक्सीलेंस है उनको संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स हैं ये क्या और जो ISI के फ्लैग्स उठाते हैं और जो पाकिस्तान के फ्लैग्स उठाते हैं और नारे लगाते हैं, उनको आज ही पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उनको उनका रास्ता बताना चाहिए, दे शुड गो मूव टू पाकिस्तान। और हिंदुस्तान का कोई भी इंसान जो है कहीं भी जाकर अपना नेशनल फ्लैग होस्ट भी कर सकता है और वहाँ पर उसको पूरा हक है। ये बहुत गलत किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम इसके ऊपर पूरी आवाज उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नेशनलिस्ट लोगों के साथ में है। हम जो एंटी नेशनल है वहाँ का यूथ को कहीं ना कहीं जो है गुमराह करने की कोशिश हो रही है इन चीजों से। कुछ नेशनल एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं वो इन चीजों को गुमराह करते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे मुल्क के अंदर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि मकामी लोग बाहर निकल आते हैं, मकामी लोग एहतजाज करने लगते हैं और तिरंगा फहराने नहीं देते। और मेरा वही बार बार फिर आपसे सवाल है कि अब तो गवर्नर रूल नाफिज है, वजारत दाखिला की तरफ से वो हैंडल किया जाता है, सरकार इस वक्त मरकज में किसकी है? कोई कहता है कि 56 इंच का सीना दिखाया जाएगा, तो कब? यही सवाल है। देखिए 56 इंच का सीना अगर मोदी जी नहीं दिखाते तो आज हम लोगों ने PDP से अपने आप का अलायंस नहीं खत्म किया होता।
आप इन्हीं मुद्दों के ऊपर, नेशनलिस्ट मुद्दों के ऊपर हमने जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलायंस खत्म किया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हो रही थी वहाँ पे इस संज्ञान के अंदर कि जो है एंटी नेशनल फोर्सेज जो थी अपना बहुत ऊंची जा रही थी, और उसके बाद जो है ये संज्ञान लिया गया। 3 साल के कार्यकाल, हमारे पास 3 साल अभी और थे कि हम शासन कर सकते थे, वी कुड हैव बीन इनटू द गवर्नेंस, बट दिस वाज अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कि हमको ये अपनी जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया जी, आपने वक्त दिया। तो बीजेपी लीडरान को अफसोस जरूर है, लेकिन हुकूमत होने के बावजूद भी कौमी परचम लाल चौक पर क्यों नहीं लहराया जा सकता, ऐसे में जबकि अब गवर्नर रूल नाफिज है और मरकज में बीजेपी यानी एनडीए की हुकूमत है, ऐसे में बीजेपी क़यादत वाली, तो बड़ा सवाल है। अफसोस जरूर कर रहे हैं बीजेपी के लीडरान। तो आज श्रीनगर में यौम आजादी की तकरीब से पहले कौमी परचम लहराने की कोशिश की गई थी हसास लाल चौक पर, लेकिन इसे नाकाम कर दिया गया। तो मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह रियासत जम्मू कश्मीर में भी आजादी की 72वीं सालगिरह तकरीब के लिए पूरी तरह तैयार है। राजधानी श्रीनगर में गवर्नर एनएन वोरा परचम कुशाई करेंगे। जश्न आजादी की इस तकरीब को पुरअमन तरीके से मुनक्किद हो, इसके लिए पूरी रियासत में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। 15 अगस्त के पेश नजर पूरी रियासत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। राजधानी श्रीनगर में जश्न आजादी की मेन तकरीब है। परचम कुशाई और परेड वगैरह की तकरीब सोमवार वाक़े शेर कश्मीर स्टेडियम में मुनक्किद होगी। सारे वीआईपी मूवमेंट इसी इलाके में होंगे। इसे देखते हुए हिफाजती दस्तों ने पूरी तैयारी कर ली है। एरिया में मूवमेंट कम कर दिया गया है। पुराने चेक पोस्ट और नाकों के साथ साथ आर्जी तौर पर नए नाके भी कायम किए गए हैं। दो रोज कबल हुए बटमालो एनकाउंटर के बाद हिफाजती इंतजामात में किसी तरह का चूक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसे देखते हुए मजीद एहतियात बरती जा रही है। मिलिटेंट हमले और मकामी सतह पर एहतजाज के इम्कान के पेश नजर लाल चौक और पुराने शहर पर सख्त नजर रखी जा रही है। वहीं शुमाली कश्मीर के अजला में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मिलिटेंट के इम्कानी हमलों का इनपुट मिलने के बाद पूरी वादी में हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ट्विन सिटी, सोपोर और बारामूला के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कई लेयर में चेकिंग की जा रही है। प्राइवेट और मुसाफिर गाड़ियों को बिना चेकिंग के आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। इस दौरान आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सीनियर पुलिस अफसरान के मुताबिक तकरीबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। जम्मू रीजन के अजला में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुंछ में तमाम हसास इलाकों में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर रियासती पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है। मेन मार्केट, बस स्टैंड और मजहबी मकामात पर खास नजर रखी जा रही है। यहाँ पर जवानों के बड़े दस्ते तैनात किए गए हैं। शहर में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर नाके कायम किए गए हैं। जम्मू पुंछ हाईवे के अलावा सरहदी रूट पर गुजरने वाली तमाम गाड़ियों और मुसाफिरों को तलाशी के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। एसएसपी ने हालात पर नजर रखने के लिए तमाम अहलकारों को पैदल गश्त बढ़ाने की हिदायत दी है। उधर जम्मू खित्ते को कश्मीर से जोड़ने वाले जिले रामबन में भी हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए हैं। किसी भी तरह के गैर मुतवक्के हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। एसएसपी अनीता शर्मा ने कहा कि 15 अगस्त के पेश नजर नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ पूरे जिले में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की मुश्तबा सरगर्मियों का पता चलने पर फौरन पुलिस को मुत्तला करें। इस डिस्ट्रिक्ट में जो मेन फंक्शन है वो डीपीएल रामबन में होता है और इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर एसडीएम्स एंड बाकी सब लोग जो हैं वो अलग अलग वेन्यूज पे फ्लैग होस्टिंग करेंगे। इन सभी वेन्यूज पर हमने इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। एक्सेस कंट्रोल्स हर जगह एस्टैब्लिश किए जाएंगे, प्रॉपर फिस्किंग की जाएगी
और जो हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो नाका हैं वो टोटली स्ट्रेंथन कर दिए गए हैं और वहां पर डे एंड नाइट चेकिंग हो रही है। एरिया एंड नाइट डोमिनेशन पे हमने बहुत स्ट्रेस दिया है। इसके अलावा पेट्रोलिंग आप करते हुए हमारे जवानों को देखें, वो दिन और रात यहाँ पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और एज पर इंटेलिजेंस इनपुट्स हम सब एरियाज में अपनी जो है इन दिनों के लिए चेकिंग बढ़ा चुके हैं। रीजन के दूसरे अजला में भी सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। यौम आज़ादी के मौके पर डोडा जिले के हसास इलाकों में जवानों की इजाफी टुकड़ियां तैनात की गई हैं। शहर से बाहर जाने वाली और अंदर दाखिल होने वाली गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। तकरीबगाह के आसपास खुसूसी एहतियात बरती जा रही है। लिंक रोड के आसपास बैरिकेड लगाए गए हैं। वाज़ेह हो कि 15 अगस्त की मेन तकरीब डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद होगी, जहां डीडीसी सिमरनदीप सिंह परचम कुशाई के बाद परेड की सलामी लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बतौर रियासत जम्मू कश्मीर के सरबराह गवर्नर एनएन वोरा ने गुज़िश्ता 2 माह के अंदर बेहतरीन अंदाज में अपने फराइज को अंजाम दिया है और इस अरसे में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने चंद ऐसे अहम फैसले किए हैं जिसको साबिका 2 हुकूमतों ने बाज वजूहात की बिना पर इल्तवा में डाल रखा था। दो माह की मुख्तसर मुद्दत के दौरान गवर्नर राज की हुसूलियाबियां साबिका की 2 मुंतखब हुकूमतों से कहीं बेहतर साबित हुई हैं। इन 2 माह के दौरान कुछ ऐसे फैसले और इक़दामात किए गए हैं जिन्हें लेकर पिछली 2 हुकूमतों का रवैया या तो टाल मटोल से काम लेने का रहा या फिर उन्होंने उन मुद्दों को ज्यादा अहमियत नहीं दी। दो माह के दौरान स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यानी SAC की 5 मीटिंग हुई और इस दौरान तरक्कियाती मंसूबों के लिए लैंड ट्रांसफर से मुताल्लिक तमाम रुकावटों को दूर कर लिया गया। वाज़ेह हो कि ये फाइलें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP BJP के दौर इख्तिदार में पेंडिंग में पड़ी हुई थीं। बहुत से तरक्कियाती मंसूबे ऐसे थे जो महकमाजाती मसाइल के सबब पेंडिंग में पड़े हुए थे। पीने के पानी, सड़क, ट्रांसमिशन और हाइड्रो पावर के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके लिए महकमा जंगलात का ताउन दरकार था। CAC ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के 43 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रियासत में एम्स की तामीर का मुद्दा भी अधर में लटका हुआ था। CAS ने विजयपुर में बनने वाले एम्स प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इसके अलावा गवर्नर ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को लागू करने की भी मंजूरी दी। इस स्कीम के तहत 36 लाख अफराद मुस्तफीज होंगे। इसी तरह श्रीनगर रिंग रोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और GREF से मुताल्लिक एक प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दिखा दी गई। साथ ही साथ कोंकण रेलवे के लिए कटरा ग्रिड स्टेशन से ग्राम तक 132 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की भी मंजूरी दी जा चुकी है। गवर्नर राज के चौथे ही दिन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने डेपुटेशन पर काम कर रहे तमाम मुलाजमीन को उनके अपने महकमे में जाने का एहकाम जारी किया। इसी सिलसिले में स्कूल एजुकेशन महकमे के सेक्रेटरी ने भी ऐसा ही एहकाम जारी किया है। तमाम जिलों के चीफ एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि अटैच्ड असातिज़ा को उनके होम डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाए। साबिका हुकूमत के चंद फैसलों का असर-ए-नौ जायजा भी लिया गया। इसके तहत तरक्कियाती मंसूबों की तकमील के लिए कितने फंड की जरूरत है, इसका तज्जिया किया गया। इस हवाले से गवर्नर ने मरकजी हुकूमत से एक मुश्त स्पेशल ग्रांट जारी करने की दरख्वास्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। यहां एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस।
एक आध हफ्तों के अंदर जम्मू कश्मीर में नए गवर्नर की तकर्रूरी हो जाएगी। खबरों के मुताबिक सीनियर लीडर और रियासती मामलों के पार्टी इंचार्ज राम माधव ने कहा कि मौजूदा गवर्नर एनएन वोरा आइंदा चंद माह में अपनी मुद्दतकार के 10 साल पूरे कर लेंगे। सरकार मुस्तकबिल के बारे में सोच सकती है और रियासत के हक में जो बेहतर फैसला होगा वही लिया जाएगा। उनका मानना है कि जल्द ही रियासत में नए गवर्नर की तकर्रूरी हो जाएगी। इस हवाले से साबिक होम सेक्रेटरी राजीव महर्षि के अलावा महाराष्ट्र के गवर्नर सी विद्यासागर राव का नाम भी चर्चा में है। राम माधव ने कहा कि पार्टी फिलहाल रियासत में गवर्नर राज को जारी रखने के हक में है। वाज़ेह हो कि चंद दिनों कबल न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा गया था कि रियासत में जब भी कोई हुकूमत बनेगी बीजेपी उसमें शिराकतदार होगी। इधर राम माधव ने हुकूमत साजी के हवाले से सिर्फ बीजेपी के शामिल होने की बात कही थी, लेकिन साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने इससे आगे का भी इशारा दे दिया है। जी सलाम की खबरों के मुताबिक बीजेपी पीडीपी के नाराज धड़े में से या फिर छोटी पार्टियों के किसी लीडर को वजीर आला का ओहदा देने के लिए भी राजी है। जी सलाम से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि अक्सरियत को लेकर पार्टी परेशान नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी के ताउन से जल्द ही रियासत में एक नई हुकूमत कायम होगी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद एक दफा फिर से शुरू हो चुकी है। इस पे बात करेंगे कविंद्र गुप्ता साहब का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर, अभी ये सामने आने लगा है कि अब बातचीत जो है उसको अगले फेज में पहुंच चुकी है, कहां तक पहुंची बात? ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक पार्टियों की जो गवर्नर रूल है ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परिस्थितियों को देखते हुए कभी ना कभी राष्ट्रपति राज या गवर्नर रूल लगाया जाता है। आज मुझे लगता है उसकी अवधि अब खत्म होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां यूं भी इलेक्शन लड़के सरकार ही बनाती है। मैंने पहले ही कहा था जब परिस्थितियां उस प्रकार से ठीक हो जाएंगी तो सरकार बनेगी। और आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व विशेष करके जो हमारे कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं श्रीमान राम माधव जी, उन्होंने भी संकेत दिए हैं कि जल्द ही सरकार बनने वाली। तो कितने एमएलए के साथ बात हुई है? सजाद गनी लोंग का जो नाम सामने आया है, कितने एमएलए उनके साथ आ चुके हैं? ऐसा नहीं है। जो कश्मीर में किस प्रकार की डेवलपमेंट्स होती हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी और उस पर सोचेगी। अब जो एक जिंक्स था कि कभी भी बीजेपी जो है कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज के साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकती, वो कहीं टूट गया है। अब लगता है कि एक नए जो अल्टरनेटिव्स हैं वो कश्मीर में पैदा हो गए। देखो, देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी है। आज भी लोग कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ चुके हैं। पूरी 30 स्टेट्स में से लगभग 75 स्टेट्स भारतीय जनता पार्टी इस वक्त राज कर रही है। पिछले दिनों का जो विश्वास मत था ये लोकसभा में, उसमें भी आपने देखिया। और जो इस बार उपसभापति का इलेक्शन था, लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और उनको पता है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं यही हमारा भविष्य है और भारतीय जनता पार्टी किसी के लिए अछूत नहीं है। तो अब हम ये मान के चलें कि 28 को नई सरकार हम देखेंगे यहाँ जम्मू कश्मीर? वक्त नहीं मैं कह सकता, लेकिन सरकारें तो बननी ही हैं और बननी भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो, मैं इसके लिए। तो कविंदर जी का रोल क्या रहेगा? डिप्टी सीएम क्या रोल? पार्टी ने आज तक मुझे जहां भी बिठाया है मैं वहां रहा हूं। पार्टी अगर जिम्मेवारी दे कार्यकर्ता के रूप में, मैं जो जिम्मेवारी मिलेगी उसके लिए तैयार हूं। कविंदर गुप्ता जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं हुकूमत बनाने की जो कवायद है उसमें तेज़ी आ चुकी है और जल्द ही जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो देखी जा सकती है। और क्योंकि लोगों के काम काफ़ी, इनका कहना है कि अभी तक जो नहीं हो पाए हैं वो सरकार के बनने पर हो पाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और हमारे रिपोर्टर राजन वैद्य इस वक्त हमारे साथ जम्मू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे इस पर बात करते हैं। राजन, कविंद्र गुप्ता साफ तौर पर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से इशारे बहुत सारे मिल रहे हैं। ये बताएं कि हुकूमत साजी को लेकर बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए इमरान, अगर हम बात करें हुकूमत साजी की तो ये तय हो चुका है कि हुकूमत बनेगी, क्योंकि जिस तरह से हमने कविंद्र गुप्ता से बात की है और जब हमने उनसे बात की उसके बाद भी हमने कुछ उनसे कैमरे के अलावा भी बात की, तो हमें ये जानने को मिला कि जो मरकजी हुकूमत से जो संकेत इनको इंतजार था कि हुकूमत बनाने के लिए वो मिल चुके हैं और जल्द ही जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हुकूमत बन सकती है। और ये भी हमें जराये के हवाले से पता चला है कि कश्मीर के अंदर भी जो एमएलए बीजेपी के साथ आना चाहते हैं उनसे भी बातचीत लगभग तय हो चुकी है।
रामाधर भी कश्मीर का अभी हाल ही में दौरा कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं और ये अब संकेत साफ हैं कि सजाद गनी लोन होंगे अगले चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के और कविंदर गुप्ता डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। उसके अलावा कौन कौन से मंत्री होंगे ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राजन वैद्य जम्मू से। इधर गुज़श्ता रात जम्मू कश्मीर के टंगधार सेक्टर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को आर्मी ने नाकाम कर दिया, लेकिन इस दौरान एक जवान की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक टंगधार सेक्टर में एलओसी के पास दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम करने के दौरान सिपाही पुष्पेंद्र सिंह शहीद हो गए। दरअंदाजी कराने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से कसीर गोलीबारी की जा रही थी और खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी गोलीबारी से जख्मी जवान को एयरलिफ्ट कराकर के 92 बेस हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वाज़ेह रहे कि दरअंदाज भागने में कामयाब रहे। और आज पाकिस्तान में भी यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी आज भी सुबह से कुपवाड़ा के तंगधार इलाके में सीजफायर की खिलाफ वर्जी कर रही थी। पाकिस्तान की तरफ से भारत की अनिल पोस्ट, चीतक पोस्ट और ब्लैक रॉक पोस्ट पर गोलीबारी की गई, लेकिन जवान की शहादत के बाद हिंदुस्तानी आर्मी चुप नहीं बैठ सकती थी। खबरों के मुताबिक हिंदुस्तानी आर्मी के जवानों ने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया। भारत की जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई है और पाकिस्तान के कई ठिकानों को उड़ा दिया गया है। और तंगधार में दहशतगर्दों की दरअंदाजी को नाकाम करते हुए शहीद हुए सिपाही पुष्पेंद्र सिंह को आर्मी ने खराज अकीदत पेश किया। श्रीनगर के बीबी कैंट से चिनार कॉपर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट ने जवान को खराज अकीदत पेश किया और आखिरी बार उन्हें सलामी दी। शहीद के साथियों ने भी उन्हें नम आंखों से आखिरी विदाई पेश की। कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में गोलीबारी के दौरान सिपाही पुष्पेंद्र सिंह को गोली लगी थी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। शहीद पुष्पेंद्र उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गांव खूटिया के रहने वाले थे। वो अपने पीछे बीवी और एक बच्चे को छोड़ गए हैं। शहीद को उनके आबाई गांव भेज दिया गया है, जहां उनकी आखिरी रस्मात अता की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों अगवा करके मारे गए राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद जवान औरंगजेब को उनकी बहादुरी और कुर्बानी के लिए हिंदुस्तानी आर्मी ने शौर्य चक्र के एजाज से नवाजा है। गौरतलब है कि इसी साल 15 जून को ईद मनाने घर जा रहे औरंगजेब को मिलिटेंट्स ने अगवा करके कत्ल कर दिया था। गोलियों से छलनी औरंगजेब की लाश पुलवामा जिले के गुस्सू इलाके में मिली थी। पटन में झील ब्रिज के करीब बड़ी मिकदार में हॉस्पिटल को सप्लाई की जाने वाली दवाएं मिलने से हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। इसमें एक्सपायर्ड और इस्तेमाल के लायक दोनों तरह की दवाएं शामिल हैं। खुफिया जराये से मिली इत्तला के बाद तहसीलदार की क़यादत में पुलिस और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम जब सिंहपोरा पहुंची तो उसे ब्रिज के पास ये दवाएं मिली। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर चल रहे मेडिकल सेंटर और नाजायज तरीके से प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। शायद इसी का नतीजा है कि ये दवाएं मिली हैं। आपको बता दें कि 4 रोज कबल हॉस्पिटल के बाहर भी दवाएं फेंकी हुई मिल चुकी हैं और इस मामले में हॉस्पिटल स्टाफ पर सवाल उठ रहे हैं। तहसीलदार ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि तफ्तीश के बाद कसूरवारों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इधर जम्मू में रुक रुक कर जारी बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। एक तरफ जहां कई इलाकों में पानी जमा हो जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, तो दूसरी तरफ पानी भर जाने से घरों में गंदा पानी दाखिल होने लगा है। SB नगर इलाके में रहने वाले लोगों की माने तो वो कई महीनों से नालियों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करवाने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन इंतजामिया ने उनकी अनसुनी कर दी। नतीजतन घरों में आलूदा पानी दाखिल होने लगा है और लोग परेशान हैं। कहना चाहता हूं कि आज तक हम 4-5 साल से किसी भी मसले के लिए दफ्तरों में कंसर्न ऑफिसों में जाते हैं, लेकिन हमारा कोई मसला आश्वासन तो बहुत मिलता है, लेकिन अभी तक कोई भी मसला हल नहीं हुआ।
आदरणीय गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि उनके वक्त में अगर हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा फिर मेरे ख्याल से कभी नहीं हल होगा। कुदरत कभी ना कभी अपना कहर, और आज जिस प्रकार से वार्ड नंबर 36 जानीपुर में हुआ या कासम नगर में हुआ या फिर नरवाल की तरफ हुआ, ये अपने आप में एक बड़े हादसे हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग सारे अपनी साल भर की कमाई वो कहीं ना कहीं बारिशों में आकर के बह जाती है। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। आज मैंने डीसी साहब को लेकर के और इसके साथ एडिशनल डीसी डिपार्टमेंट यूईडी इरा के साथ सभी दौरा किया, और जल्द ही वहाँ पर ऑलरेडी जो नालाज हैं उनके टेंडर्स हो चुके हैं, लेकिन टेंडर कम आने के कारण से वहाँ डिले हुआ है। तो बारिश से बदहाली हो रही है, और जिस तरह से रुक रुक कर ये बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे दूसरे दिन भी बंद है। कसीर बारिश की वजह से रामबन के डिगडोल इलाके में ताजा लैंडस्लाइड भी हुई है। इंतजामिया रास्ते को साफ करने की कोशिश में लग गई है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से मलबे को हटाने में परेशानी पेश आ रही है। खबरों के मुताबिक डिगडोल, खूनीन अल्लाह, पेंथाल इलाके में लैंडस्लाइड होने की खबरें। तो नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के इस शुमारे में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है। खबरों का सफर थोड़ी देर बाद देखेंगे आप ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।